नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से हैं और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए आप सब लोग जुड़ जाइए और आज इतिहास के इस सेशन में हम बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका शुंग वंश। कौन से वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं हम? शुंग वंश के बारे में। और अभी पिछली क्लास में आपने देखा था, हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था। तो आपसे जैसा कि एक क्वेश्चन है कि आप बताइए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। अगर आपको पता होगा तो आपको अब क्लास इधर से समझ में आएगी। तो बताइए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। और हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जिन भी बच्चों को पता हो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो कमेंट करके आप आंसर जरूर देना, ठीक है ना। तो आप बताएंगे मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो था आपका कौन? आप बताओगे बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप बताओगे बृहद्रथ था। और इसकी जो हत्या की गई थी, आप बताओगे इसकी हत्या किसने की थी? तो बृहद्रथ की जो हत्या की थी उनका नाम था, इसका एक सेनापति हुआ जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो आप बताओगे इसके सेनापति का नाम क्या है? पुष्यमित्र शुंग। तो एक क्वेश्चन याद हुआ आपको कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आप बताओगे सर बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या कौन ने की? आप बताओगे उसी के सेनापति जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग ने की। अब जब पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की, अब आप कहोगे इसकी हत्या करने के बाद इसने मगध पर, आगे बात चलती है आपकी, तो आप बताओगे मगध पर एक नए राजवंश, उस नए राजवंश का नाम था शुंग वंश। कौन सा वंश था? आप बताओगे शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना। तो बताइए क्वेश्चन क्या है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो आप बताओगे सर पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग जो है किसका सेनापति था? आप बताओगे बृहद्रथ। बृहद्रथ बोले तो आपके मौर्य वंश का सेनापति हुआ करता था। आप देखिए अब हमें हेडिंग डाल देना है क्या? आप बताओगे शुंग वंश। कौन से वंश की शुरुआत करते हैं हम? शुंग वंश। अब देखो भैया, जैसा कि आपको याद है शुंग वंश से ही आपके अब इधर चालू हो जाता है कौन सा? आप बताओगे मौर्योत्तर काल। कौन सा समय चालू हो जाता है? आप बताओगे मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य काल के बाद का जो समय जिसको मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की? आप बताओगे सर पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना किसने कर दी आपकी? पुष्यमित्र शुंग। अब देखिए जब ये स्थापना कर देता आपका, तो इसने राजधानी किसको बनाया था? यानी शुंग वंश की राजधानी क्या थी? तो आप बताओगे सर शुंग वंश की जो राजधानी थी उसका नाम था विदिशा। शुंग वंश की राजधानी कौन सी है पूनम? आप कहोगे विदिशा। आप कहाँ रहते हो अभी? तो आप भी रहते हो बेलसाम। अभी आप कहाँ रहते हैं? तो आप कहोगे सर विदिशा का प्राचीन नाम क्या है? भेलसा। इसी को बोलते हैं बेसनगर। किस नाम से जाना जाता है? इसी को ही बेसनगर के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके समय राजधानी थी? तो आप बताओगे शुंगों के समय। शुंग बोले तो पुष्यमित्र शुंग ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। अब देखिए जब पुष्यमित्र शुंग का समय चल रहा था, यानी इसी वंश के समय, इसी समय यूनानी, अब आपको याद रखना इसी समय जो एक यूनानी व्यक्ति था, यूनानी शासक जिसका नाम था मिनांडर, यूनानी शासक मिनांडर ने
भारत पर आक्रमण किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किसके समय पर भारत पर यूनानियों ने आक्रमण किया था, तो उसका नाम है मेनांडर ने आक्रमण किया था। किसके समय आक्रमण किया था? आप बताओगे पुष्यमित्र शुंग के समय। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने इस आक्रमण को दबा दिया था। यानी इसने, किसने? आप बताओगे पुष्यमित्र शुंग ने आक्रमण को शांत किया तथा यूनानियों, कौन की बात चल रही है आपकी? आप बताओगे यूनानियों, पराजित किया। तो कई बार पेपर में पूछा जाता है कि बताइए मेनांडर, मेनांडर जो था, मेनांडर को किसने पराजित किया था? आप बताओगे सर पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया है। किसने पराजित किया है? पुष्यमित्र शुंग ने ही इसको पराजित किया है। किसको पराजित किया है? यूनानी शासक जिनका नाम था मेनांडर। क्या नाम था? मेनांडर को पराजित किया। अब देखिए, जब ये मेनांडर को पराजित कर देते तो एक क्वेश्चन आता है कि मेनांडर को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? जिन बच्चों को पता है वो क्वेश्चन का आंसर दें कि मेनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो आप कहेंगे सर जो मेनांडर था, मेनांडर को कौन से धर्म की दीक्षा? बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो आप बताओगे मेनांडर को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी वो नागसेन ने दी। किसने दी थी? आप बताओगे नागसेन। मेनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने प्रदान की है? तो आप बताएंगे सर नागसेन ने प्रदान की थी। अब यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, उसको आप भूल मत जाना कि विदिशा में, कहाँ की बात चल रही है आपकी? विदिशा में। विदिशा में ही है आपका एक हेलियोडोरस का विजय स्तंभ, जिसको गरुड़ स्तंभ के नाम से जानते हैं। अब देखो पहले क्या हुआ, यूनानी आए आपके पुष्यमित्र शुंग के समय। अब यहीं पर एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम था हेलियोडोरस। कौन आया था आपको पुष्यमित्र शुंग के समय? उसका नाम था हेलियोडोरस। पुष्यमित्र शुंग के समय कौन आया आपका? हेलियोडोरस। और इसे जो है वैष्णव धर्म की दीक्षा दी गई। कौन सी दी गई इसको? भागवत धर्म, भागवत धर्म की दीक्षा। किस धर्म की दी गई थी इसको दीक्षा? भागवत धर्म की दीक्षा दी गई। और जब भागवत धर्म की दीक्षा दी तो इसी ने विदिशा में ही जो है आपके गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ को ही हम नाम देते विजय स्तंभ, विजय स्तंभ की स्थापना की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए गरुड़ स्तंभ, क्या नाम है आपका? गरुड़ स्तंभ या विजय स्तंभ पहले कहाँ पर है? तो आप बताओगे सर विदिशा में है। ये कहाँ पर है आपका? विदिशा में। अब विदिशा में है, किसने स्थापना करवाई थी? हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस को किस धर्म की दीक्षा दी गई थी? भागवत धर्म की। आया बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने था। किस धर्म की दीक्षा लेने आया था? बौद्ध धर्म की। लेकिन क्या हुआ था कि जब मौर्य वंश था आपका, अशोक के समय बहुत ज्यादा विस्तार हो गया बौद्ध धर्म का। और ये जो शुंग वंश है ये ब्राह्मण वंशी वंश है। कौन सा है आपका? ब्राह्मण थे आपके। अब बताइए, जब बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों की कोई वैल्यू थी क्या आपकी? नहीं थी, बहुत ज्यादा चढ़ते थे।
अब चढ़ते थे तो इन्होंने क्या किया, हेलिडोरस भी आ गए कि क्या पढ़ना है तुम्हें, कि हम बौद्ध धर्म की दीक्षा चाहिए, तो आ जाओ कि हम तुम्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। बौद्ध धर्म की दीक्षा की जगह कौन सी दीक्षा दे दी इनको, भागवत धर्म, भगवान विष्णु के बारे में समझा दिया गया। अब भैया उनसे प्रभावित हो गया था, प्रभावित हो जाने के बाद उसने कहा चलो ठीक है, कुछ तो पढ़ाई हुई अपनी, तो भैया उसको क्या करवा देता, अपना गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवा देता है। कहाँ पर स्थापना करवाई है इसने, आप बताओगे सर, विदिशा में करवाई। इतना अपने याद रखना। और मिनांडर को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, आप बताओगे, नागसेन ने दी। किसने दी थी, नागसेन ने दी थी। और जो है अब यही हम बात करते हैं, जो पुष्यमित्र संघ है, पुष्यमित्र संघ ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया, 2 अश्वमेध यज्ञ। क्या करवाए थे आपके, तो आप बताओगे, इसने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए, जिससे क्या हुआ, आप जिससे कहोगे भागवत धर्म का प्रचार, भागवत या जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वैष्णव धर्म की पुनः स्थापना हुई। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन बनता है कि बताइए वैष्णव धर्म या भागवत धर्म की पुनः स्थापना का श्रेय किस वंश को जाता है, तो आप बताओगे उसका नाम क्या है, आपका शुंग वंश, यानी पुष्यमित्र संघ। यहाँ से आपको दोबारा से जैसे जैसे आपके हिंदू धर्म, सनातन धर्म खत्म होता गया था, उसकी इन्होंने शुरुआत की, पुनः जीवित करने का श्रेय इनको जाता है। अब आपको याद रखना कि जो पुष्यमित्र संघ थे, इसके ही दरबार में, इसके दरबार में कौन कौन रहते थे, यानी इसके दरबार में आपके रहते थे पतंजलि, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन रहते थे, तो आप बताओगे सर पतंजलि रहते थे। कौन रहते थे, पतंजलि रहते थे। अब पतंजलि जो है किससे संबंधित हैं, तो आप बताओगे पतंजलि आयुर्वेद से संबंधित है। पतंजलि किससे संबंधित है, आपके आयुर्वेद से संबंधित है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि पतंजलि ने किसकी रचना की है, तो पतंजलि ने, इन्होंने जो रचना की है वो एक महाभाष्य लिखा है। पतंजलि ने किसका क्या लिखा है, महाभाष्य लिखा है। लिख लिया। अब आपने एक तो पतंजलि की बात कर ली, और कौन कौन रहता था इसके दरबार में, तो इसके के दरबार में और लिखे गए थे आपके जातक ग्रंथ। किसकी रचना हुई थी आपकी, आप बताओगे पुष्यमित्र शुंग के समय ही जातक ग्रंथ, यानी बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई। लिख लिया। इसी के समय क्या हुआ, जातक ग्रंथ की रचना हुई। और कौन कौन रहता था, तो आप बताओ, इसी के समय अष्टाध्यायी की रचना हुई। किसकी रचना हुई आपकी, अष्टाध्यायी की रचना हुई। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, इसके जब आप लेखक की बात करते हो तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं आपके कौन, पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। अष्टाध्यायी को ही जो है पहला व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है आपका, इसको व्याकरण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। और पुष्यमित्र शुंग के समय ही आपके मनु स्मृति की रचना हुई। किसकी रचना हुई, तो आप बताओगे सर इसी के समय मनुस्मृति की रचना हुई। मनुस्मृति की रचना किसने की थी, तो आप बताओगे मनु ने। मनुस्मृति की रचना, देख लिया। तो इसके समय इनकी आपको याद रखना,
क्या अगर पूछ लिया जाए कि महाभाष्य की रचना किसके समय हुई, आप बताओ। पुष्यमित्र शुंग के समय। किसने की थी? पतंजलि ने की थी, है ना। अब आप कहोगे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? पाणिनि ने की है। किसके समय हुई है? पुष्यमित्र शुंग के समय। और अगला है मनुस्मृति। क्या है आपकी? मनुस्मृति। मनुस्मृति की रचना किसने की है? मनु ने की है। और इन्हीं के समय जातक ग्रंथ आपके लिखे गए थे। अब और क्या होता है, तो जो आपके पुष्यमित्र शुंग थे, देखो एक चीज समझिए आप पहले। आप अगर किसी चीज का विरोध कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? किसी चीज का विरोध कर रहे हो, और अगर एक साथ आप ज्यादा विरोध करते हो तो आपकी भी सत्ता पलट सकती है। इसलिए जो पुष्यमित्र शुंग था, इसको पहली बात तो याद रखिए, बौद्ध विरोधी कहा गया है। कैसा था? बौद्ध विरोधी था। अब आप कहोगे बौद्ध विरोधी है कैसा? अब भैया इसने बहुत सारे स्तूपों को तोड़वाया है। क्या करवाया है? इसने बहुत सारे स्तूप को तोड़वाया है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि जब ये बौद्ध विरोधी था, कौन था आपका? बौद्ध धर्म का विरोधी था, इसने स्तूपों को तोड़वाया। लेकिन हम तो कहीं पढ़ते हैं कि इसने सांची स्तूप का बाउंड्री भी बनवाई है, उसने आसपास बाड़ी लगवाई है, भरूच स्तूप में भी इसने निर्माण करवाया। फिर ऐसा क्यों? तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कोई भी राजा किसी भी धर्म का खुल के विरोध नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? आप बताएंगे, कोई भी जो शासक है वो किसी भी धर्म का खुल के विरोध नहीं कर सकता है। अगर वो खुल का विरोध करेगा तो उसकी सत्ता परिवर्तन हो सकती है। इसने ही जो है पुष्यमित्र शुंग ने, बौद्ध विरोधी था, ऐसे बहुत सारे स्तूपों को तोड़वाया, लेकिन जनता इसमें विरोध ना करे, जनता का इसमें क्या ना हो, विरोध ना हो, इसलिए इसने कुछ स्तूपों की मरम्मत करवाई। मतलब दिखाने के लिए हम भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, इसलिए इसने क्या करवाया, जो आपके सांची स्तूप हैं, क्या है आपके? सांची स्तूप। तो पहले तो आप बताओ सांची स्तूप कहाँ है? तो जो सांची स्तूप है, ये सांची मध्य प्रदेश। कहाँ पर है आपके? सांची मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। इधर उसने क्या करवाया था, तो आप बताओगे सांची स्तूप में इसने खिड़की लगवाई पहली बार। क्या लगवाई थी इसने? खिड़की लगवाई। आप देख लो आराम से, है ना। और तांबे की बाड़ी लगवाई, तांबे की बाड़ लगवाई। अब आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो सांची घूम आए? अब आप कहोगे सर हमने तो पत्थर की बाढ़ देखी है। कैसी देखी है? पत्थर की। आप देखते हैं ऐसे ही जो आपके सांची स्तूप हैं, ऐसे बने हुए हैं, इनके चारों तरफ से ऐसी पत्थरों की बाढ़ लगी हुई है। ऐसे आप ऐसे देखते हो, आया ना। ऐसे देखने को मिलती है आपको। देखने को मिलती है कि नहीं मिलती? अब जब आप वहां जाते हो, ये आमलक लगे रहते हैं, इसको पूज्य स्थान बताया जाता है। अब ऐसी जो बाढ़ है, पहले इसने काय की बनवाई थी? तांबे की बनवाई। बाद में जाके आगे कुछ शासक आते हैं, फिर ये खराब हो जाती है, कुछ लोग निकाल के ले जाते हैं। फिर आगे चल के कोई शासक आएंगे शुंग वंश में, जिन्होंने इधर पत्थर की बाढ़ लगवा दी। किसकी लगवा देते हैं? पत्थर की लगवा देते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसने, जो पुष्यमित्र शुंग है, इसने काय की लगवाई थी आपकी? तांबे की बाढ़ लगवाई है इधर। अब इसने एक और काम किया था। आप सुनते हो भरूच स्तूप, किसका नाम सुनते हो आप? भरूच स्तूप। भरूच स्तूप कहाँ पर है आपके? आप कहोगे सर ये सतना में। कहाँ पर है आपके? सतना में। और सतना कहाँ पड़ता है आपका? तो आप बताओगे ये मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। अब यहाँ पर जो है इसने पत्थर की बाढ़ लगवाई।
यहाँ पर किसकी लगवाई थी इसने? तो आप भूल मत जाना, यहाँ पत्थर की बाड़ लगवाई। बाड़ मतलब बाउंड्री करवाई। पत्थर की बाड़ लगवाई। अब क्या होता है, जैसे जैसे ये आपका पुष्यमित्र आगे जाता है और अपने क्षेत्र का विस्तार करता जाता है, अब इसका आगे हम बात करते हैं। जो पुष्यमित्र शुंग है, कौन है आपका? पुष्यमित्र शुंग। तो जो पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अग्निमित्र। पुत्र का नाम क्या है? आप बताओगे? इसके पुत्र का नाम है अग्निमित्र। अग्निमित्र के समय ही आपके डेमेट्रियस से युद्ध हुआ। अग्निमित्र की किससे लड़ाई हुई आपकी? तो आप बताओगे डेमेट्रियस से युद्ध हुआ। ठीक है ना? अग्निमित्र का युद्ध किससे हुआ आपका? डेमेट्रियस। ये भी यूनानी आक्रमणकारी है ना? अब देखिए क्या होता है। अग्निमित्र का पुत्र हुआ, फिर पुष्यमित्र का कौन था पुत्र? अग्निमित्र। अग्निमित्र का युद्ध हुआ किससे आपका? आप बताओगे डेमेट्रियस से। इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है और कहा जाता है कि अग्निमित्र पराजित हो जाता है। लेकिन इसके पहले आपको याद रखना कि जो शुंग वंश का संस्थापक यानी पुष्यमित्र शुंग था, इसके जो पिताजी हैं, इन्होंने जो है आपके मिनांडर को पराजित कर दिया था। मिनांडर के बाद जो आपका डेमेट्रियस आता है, वो किसको पराजित कर देता है? अग्निमित्र। बस पराजित करता है, अधिकार नहीं करता है वहां पे। ठीक है ना? लेकिन अब क्या करते हैं, पराजित होने का कोई रीजन होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा। तो भैया रीजन इतना सा था कि पापा के शासन में बच्चे तो मजे करते ही करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बताइए। आप सब लोग भी बढ़िया खा पी रहे हो, जहाँ घूमना है वहां फिर रहे हो। ये भैया भी अपने प्रेम प्रसंग में फंसे हुए, लड़ाई कैसे लड़ेंगे? इनकी एक नृत्यांगना थी, उनका नाम था मालविका। क्या नाम है? नाम सुनो कितना अच्छा नाम है, मालविका। ये कौन है? ऐसा नृत्यांगना थी, डांस करने आती थी। ठीक है ना? और जी कौन है भैया? ये शासक। कौन है जी? शासक। अब ये जो शासक तो हैं, अब आप कहोगे इनको इनसे प्रेम हो जाता है। किनसे प्रेम हो जाता है भैया? मालविका बहुत सुंदर थी। अब सुंदर है तभी तो प्रेम हुआ। और ये कौन है आपके? इनका नाम है पुष्यमित्र शुंग, सॉरी अग्निमित्र। ये कौन है आपके? अग्निमित्र। किससे प्रेम करने लगते हैं? मालविका से। ऐसा कहा जाता है जब जिन्हें प्रेम होता है इनके देह से प्रेम नहीं हुआ था, यानी इनके शरीर से, सुंदरता से प्रेम नहीं था। इनको इनके जो टैलेंट था, जैसे जो नृत्य करती थी, उससे प्रेम हुआ था। किससे प्रेम हुआ है? जो इनके अंदर कला थी, कला से प्रेम करते थे। कौन? अग्निमित्र। ऐसा करके धीरे धीरे इनकी एक धर्म पत्नी भी थी। कौन थी? धर्म पत्नी का मतलब समझते हो? अब बताओ वो क्या इनको शेयर करेंगे क्या? इनको पता पड़ जाता है। धर्म पत्नी जो इनके नाम थे, उनका नाम था धारिणी। क्या नाम है? धारिणी। धारिणी को पता पड़ता है कि इनका ऐसा ऐसा चल रहा है, ये इनके प्रेम में फंसे हुए और इनके आसपास लड़ाई चल रही है, ये कैसे जीतेंगे? एक कहीं फोकस हो सकता है। अब जैसे जैसे पता पड़ता है तो ऐसा कहा जाता है ये जो धारिणी है, इन्होंने षड्यंत्र रचा। क्या करती हैं वो? षड्यंत्र रचती हैं। और ये जो मालविका है, कौन है? मालविका को कारागृह में बंद करवा देती। कहाँ करवा देती है? कारागृह, यानी इनको जेल भिजवा देती। कौन भिजवाती है इनको जेल? जिनका नाम क्या था? धारिणी।
ये इनको जेल में बंद करवा दिया, कारागृह। कारागृह में बंद करवा दिया। जैसे ही बंद करवाते तो देखो क्या कहते हैं, इस आपको ग्रंथ भी बताएं कहाँ आपको जानकारी मिली है। तो धारणी आपकी मालविका को जेल में बंद करवा देती है और बाद में पता पड़ता है कि ये तो नृत्यांगना नहीं थी, एक राजकुमारी। कौन थी? राजकुमारी। देखो अगर आप किसी को गरीब समझ रहे हो तो उस पर आप अपनी चला सकते हो, लेकिन पता पड़ेगा वो आपके भी पिताजी बड़े वाले निकले तो फिर तो डर लगता है ना थोड़ा सा। फिर जी क्या कहती है, कोई दिक्कत नहीं, राजकुमारी है ना, क्या करना, राजकुमारी है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्र मिल जाएगा, कर लो तुम भी शादी, पैसा तो ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा कहा गया है भैया, अपन अपने मन से नहीं बता रहे। आगे बताएं, कालिदास ने इसकी रचना की। किसने की है? कालिदास ने। तो अब आप कहोगे बाद में पता पड़ता है कि जो मालविका है ये मालव राज्य की, मालव देश की राजधानी, मालव देश की राजकुमारी। मालव देश की राजकुमारी कौन है? मालविका। जैसे ही पता पड़ता है तो जो कारागृह से तो पहली बात निकाल के लाएंगे, कारागृह से लेकर आती है तो, और इन दोनों का अब हो जाएगा भैया विवाह। क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है और प्रेम प्रसंग सफल हो जाता है। अब जब सफल हो जाता है तो वहां बैठ के देख रहे थे जिनका नाम था कालिदास। कौन देख रहे थे आपके? कालिदास। तो कालिदास उस समय थे, तो कालिदास ने एक ग्रंथ लिख दिया जिस ग्रंथ का नाम था मालविकाग्निमित्रम। मालविका, मालविकाग्निमित्रम। कौन सा ग्रंथ है? मालविकाग्निमित्रम। इस ग्रंथ की रचना किसने की है? आप बताओगे सर? कालिदास ने की। किसके बारे में वर्णन मिलता है? तो आप बताओगे अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का वर्णन मिलता है। इसमें सब बताया उन्होंने, कैसे षड्यंत्र रचे गए थे, कैसे प्रेम बढ़ा और कैसे वो शादी में बदल गया, ठीक है ना। ये सब बताया कौन ने? आपके कालिदास। अब कालिदास की एक ये इनकी ही रचना है ना, इनका पहला ग्रंथ माना जाता है कालिदास का, प्रथम ग्रंथ कहते हैं। कालिदास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? मालविका अग्निमित्रम, जिसमें अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का वर्णन मिलता है। अब यही हम बात करते हैं किसकी? तो आप कहोगे कालिदास की ही एक और रचना है। कौन बताएगा इसका नाम क्या है? तो आप बताओगे कालिदास की ही रचना है एक मेघदूत। कौन सी रचना है? मेघ मेघदूत है। और एक और कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। ये तीन रचनाएं आपको याद रखना का, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम। अब इसके बाद क्या होता है? ऐड का प्रेम प्रसंग तो चलता रहता है। आगे चल के आपको याद रखना कोई ज्यादा विकास नहीं कर पाता है आपका जी, क्योंकि इनके पुत्र जैसे पिताजी थे ऐसे इनके पुत्र भी होते हैं, क्योंकि प्रभाव तो पड़ रहा है ना धीरे धीरे। और आगे चल के इधर आप कहोगे शुंग वंश। कौन सा वंश है आपका? शुंग वंश का अंतिम शासक आ जाता है। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक होता है उनका नाम था देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे आपके? देवभूति थे। लिख लिया आपने?
शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे आपके? देवभूति। अब देखिए जो देवभूति है आपके, देवभूति ये भी आपके एक सैनिक थे। कौन थे? सैनिक। अब सॉरी, देवभूति जो शासक हैं इनका एक सैनिक हुआ जिसका नाम था वासुदेव। देवभूति का सैनिक कौन है आपका? वासुदेव। जब ये वासुदेव जो थे आपके, वासुदेव सैनिक थे, इन्हें पता पड़ता है देवभूति जो है सक्षम आपका शासक नहीं है, तो वो जो वासुदेव है भैया को बोलते हैं बोलो जय सिया राम, और देवभूति को भूति लगा देते हैं और इनकी हत्या कर देते हैं। क्योंकि आप देखो, जैसी करनी वैसी भरनी। क्योंकि आपको पता है जो शुंग वंश का शासक है जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग भी सेनापति था। किसका था? भद्रथ। भद्रथ किस वंश का था आपका? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। उधर सेनापति ने उसको मारा था, इधर भी इस सेनापति ने इसके शासक को मार दिया है। यानी अब जो है आपके मगध पर, कहाँ पर? मगध पर अगला वंश आएगा जिसका नाम होगा कण्व वंश। कौन सा वंश आएगा आपका? नेक्स्ट जो वंश आएगा वो आपका कण्व वंश रहेगा। देख लिया? कौन सा वंश आ जाएगा आपका? कण्व वंश आ जाएगा, और ये भी विदिशा पर अपना अधिकार कर लेता है। आपको बस थोड़ा सा और याद रखना आप कि जब हम बात करते हैं मनुस्मृति की, किसकी बात की थी हमने? मनुस्मृति। मनुस्मृति की रचना किसने की है? तो मनुस्मृति की रचना मनु ने ही की है। इसमें जानकारी किसकी मिलती है? तो मनुस्मृति में जो जानकारी मिलती है वो आप बताओगे सामाजिक कानूनी व्यवस्था यानी शुंग वंश की। शुंग वंश की सामाजिक कानूनी व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो देखिए ऐसे करके जो है हमारा आज शुंग वंश भी समाप्त हो जाता है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट जो वंश है आपका कण्व वंश। तो आप जो है इस क्लास को देखना ना भूलें। अब आपका जो इतिहास है वो सिस्टमेटिक तरीके से चालू हो गया है। आपकी निरंतर क्लास आपकी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। तो जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जाकर बेल आइकन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।